बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम चैप्टर 4 के थर्ड लेक्चर को स्टडी करेंगे, जिसका टाइटल है एवापोरेशन। एवापोरेशन एक स्पॉन्टेनियस चेंज को कहते हैं, जिसके तहत लिक्विड अपने ही बुखारात में तब्दील होता है। एवापोरेशन किसी भी लिक्विड की हर टेम्परेचर पे होती रहती है। ये अलहदा बात है कि लो टेम्परेचर पे स्लो होगी और हाई टेम्परेचर पे फास्ट होगी, लेकिन होगी ज़रूर। यहाँ डायग्राम में इसको शो किया गया, ये लिक्विड है और सरफेस से वाटर के मॉलिक्यूल इससे फरार अख्तियार कर रहे हैं। एवापोरेशन दरअसल एक ठंडक पैदा करने वाला अमल है, क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान वो मॉलिक्यूल जो लिक्विड के अंदर ज़्यादा एनर्जी रखने वाले होते हैं वो यहाँ से एवापोरेट हो जाते हैं, यहाँ से राह फरार अख्तियार करके आउट हो जाते हैं, और जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स होंगे इनकी एनर्जी कम होगी, और कम एनर्जी के बायस इनका टेम्परेचर भी फॉल कर जाता है। गैस के मॉलिक्यूल्स की तरह लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी जो किसी बर्तन में होंगे, इन सब मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बराबर नहीं होता, कुछ का कम कुछ का ज़्यादा। लॉन्ग क्वेश्चन का अगरचे ये हिस्सा हैं, मगर शॉर्ट क्वेश्चंस में भी ये बहुत आते हैं दोनों सवाल, कि मट्टी का घड़ा, मट्टी का बना हुआ एक बर्तन जिसको पानी से फिल किया गया है और ऊपर से इसको ढक्कन के साथ क्लोज़ कर दिया गया है, तो इसमें रखा हुआ पानी ठंडा हो जाता है। क्यों? दरअसल ये जब नया बर्तन हम ख़रीदते हैं, मट्टी का घड़ा ख़रीदते हैं, तो इसकी वॉल्स में, इसकी दीवारों में माइक्रोपोर्स होते हैं, छोटे छोटे से सुराख होते हैं, और हाई काइनेटिक एनर्जी के मॉलिक्यूल्स तो इस पिक्चर से एवापोरेट हो जाएंगे, इस पिक्चर के, इस घड़े के छोटे सुराखों से फरार अख्तियार करके बाहर हवा में मिक्स हो जाएंगे, और इस घड़े के अंदर रिमेनिंग वाटर मॉलिक्यूल्स की चूँकि काइनेटिक एनर्जी कम होगी, हेंस देयर एवरेज काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज आफ्टर द escaping of high kinetic energy molecules. As average kinetic energy molecule decreases, temperature will also decrease according to this equation. And इसी तरीके से अगर हम हाथ के ऊपर स्पिरिट गिराएं या पेट्रोल गिराएं तो ठंडक का एहसास होता है। यहाँ भी हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स जल्दी उड़ जाएंगे। पेट्रोल हो जिसको हम गैसोलीन कहते हैं, या स्पिरिट हो जिसमें बेसिकली अल्कोहल होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट वेरी लो होता है। रूम टेम्परेचर में ये तेज़ी के साथ एवापोरेट होते हैं। सबसे पहले वो मॉलिक्यूल यहाँ से आउट होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है। रिमेनिंग मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी लामहला तौर पे कम होगी, उन की एवरेज काइनेटिक एनर्जी के डिक्रीज़ करने की वजह से टेम्परेचर भी फॉल कर जाता है। 3 अदद फैक्टर्स हैं, अवामिल हैं, जो एवापोरेशन की शरह पे असरअंदाज होते हैं। एक सरफेस एरिया है, दूसरा टेम्परेचर है, जबकि थर्ड फैक्टर इज़ द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इनको हम 1 बाई 1 देखते हैं। ये हमारे पास 2 बर्तन हैं और दोनों में हमने सेम टाइप का लिक्विड पुट किया हुआ है। इसमें भी वाटर और इसमें भी वाटर, और दोनों का टेम्परेचर सेम है, जैसा कि यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड शो किया गया है। क्योंकि राइट साइड का जो बर्तन है इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है,
बहुत ज़्यादा सरफेस है, यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल तेज़ी के साथ आसानी से एवापोरेट कर सकते हैं। क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम है, लिहाजा सेम टाइम में यहाँ से कम मॉलिक्यूल एवापोरेट करेंगे। यही वजह है कि राइट पॉट के अंदर रखा हुआ वाटर जल्दी एवापोरेट होगा, और सेम क्वांटिटी अगर इस लेफ़्ट साइड के बर्तन में मौजूद हो तो वहाँ रेट ऑफ एवापोरेशन स्लो होगी। सो रेट ऑफ एवापोरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। हमारे पास सेकंड फैक्टर है टेम्परेचर। हमने इन दो बर्तनों में एक ही तरह के लिक्विड्स लिए हैं, दोनों में वाटर है। लेफ़्ट बर्तन के अंदर, बीकर के अंदर जो वाटर है ये लो टेम्परेचर पे है, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, जबकि राइट बीकर के अंदर वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। तो क्या आप बता सकते हैं कि किस में एवापोरेशन की रेट ज़्यादा होगी? ये अनपढ़ लोग भी इस फिनोमिना से वाकिफ़ हैं कि जहां हम टेम्परेचर ज़्यादा देंगे वहां बुखारात के बनने का अमल फ़ास्ट होगा, लिहाजा रेट ऑफ एवापोरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हमारे पास थर्ड फैक्टर है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिनको हम गुज़श्ता 2 लेक्चर्स में डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। यहाँ हमारे पास लेफ़्ट बीकर में वाटर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जबकि राइट बीकर में गैसोलीन पेट्रोल है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो हर इंसान जानता है कि अगर टेम्परेचर सेम हो और दो बर्तन भी सेम हों और इनमें रखी हुई 2 डिफरेंट लिक्विड्स की क्वांटिटी भी सेम हो और इनका सरफेस एरिया भी सेम हो, सरफेस एरिया सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, तो पहले 2 फैक्टर इस पे ऊपर सेम हैं। अब एक ही फैक्टर रह गया है और वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का। वाटर के अंदर चूँकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और वो स्ट्रॉन्ग होती है, लिहाजा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, रेट ऑफ एवापोरेशन स्लो होगी, क्योंकि इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है। यहाँ ये इन्वर्स रिलेशन पाई जाती है। गैसोलीन पेट्रोल के अंदर चूँकि वीक वंडरवाल फोर्सेस लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं, चूँकि ये फोर्सेस कमज़ोर हैं, लिहाजा यहाँ रेट ऑफ एवापोरेशन फास्ट होगी। आखिर में एक ग्राफ है जिसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे जो रेड लाइन है ये हाई टेम्परेचर और जो लाइट ग्रीन है ये लो टेम्परेचर को ज़ाहिर कर रही है कि यहाँ किसी लिक्विड के मॉलिक्यूल से हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल यानी रेड वाले ये एवापोरेट कर गए और ग्रीन एनर्जी के मॉलिक्यूल्स जो हैं, ग्रीन लाइन जो है यानी लो एनर्जी के मॉलिक्यूल पीछे रह गए, जिसकी वजह से यहाँ पे इनका जो टेम्परेचर है ये फॉल कर गया। ये ग्राफ अगरचे आपके सिलेबस में नहीं है, लिहाजा इसको याद करने की और पेपर में लिखने की हाजत तो नहीं है, ज़िम्नन मैंने कहा इसको एक्सप्लेन कर दिया जाए। हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल जब एस्केप कर जाते हैं, एवापोरेट हो जाते हैं, तो लो काइनेटिक एनर्जी के मॉलिक्यूल्स बच जाते हैं और लिक्विड कूल हो जाता है। द रिमेनिंग मॉलिक्यूल रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जीज़ जनरेटिंग मोर हाई एनर्जी मॉलिक्यूल। जो लो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स पीछे रह जाते हैं वो अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दोबारा अपनी तकसीम करते हैं एनर्जीज़ की। कैसे? चूँकि वो मूव कर रहे होते हैं, डिफ्यूजन हो रही होती है, मॉलिक्यूल के दरमियान ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है, अपनी जगह छोड़ते रहते हैं, एक दूसरे के साथ वो कोलाइड भी करेंगे। कोलिजन की वजह से मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र करेंगे। जो मॉलिक्यूल सफिशेंट एनर्जी गेन कर लेगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक कर सके, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक करके सरफेस तक पहुंचेगा और एवापोरेट हो जाएगा। इस तरीके से हर टेम्परेचर पर ड्यू टू कोलिजन एवापोरेशन होती रहती है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।